नमस्कार दोस्तों। आज से हम यूपी टेट के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं या पेपर वाइज जो आपके सब्जेक्टिव वाइज है उन सभी को कराएंगे एक तरफ से। ये आज हम कराएंगे साइंस का जो आपका 6 टू 8 में भी आता है और 1 टू 5 में भी आपका जो सी टेट में कुछ रहता है उन सभी का। तो पहले हम टेट का जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है 2000 जो भी फिलहाल में हुआ था 2022 में उसका देखेंगे, विज्ञान का। और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के देखेंगे और जो गणित का है वो मैं आपको इसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो वहां से आप जाके देख सकते हैं इसका हल। और एक एक वीडियो आएगा इसका, तो ज्यादा बड़ा ये वीडियो नहीं रहेगा, 30 क्वेश्चन होंगे विज्ञान के। इसके बाद आपको दूसरे सब्जेक्ट की तैयारी कराइएगी। बाकी जो भी इसके सब्जेक्टिव नोट्स है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज। देखिए ये सबसे लेटेस्ट पेपर है यूपी टेट 2021 का, जो आपके 23 जनवरी 2022 में हुआ था। 21 का था लेकिन 22 में हुआ था क्योंकि ये पेपर एक बार लीक हो चुका था। ठीक है, इसमें देखते हैं आपके साइंस वाले क्वेश्चंस। देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें, एक जो 10 मीटर लंबी के ध्वनि तरंगों में 20 संपीड़न तथा 20 विरलन, तो तरंग का तरंग दैर्ध्य निकालना है इसमें। देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये लैम्डा इक्वल टू होता है लंबाई बटे संपीड़नों या विरलनों की संख्या। तो लंबाई जो है 10 मीटर है और इसमें संपीड़नों या विरलनों की संख्या 20 है। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, 2 जीरो लगेंगे तो ये आपका 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखिए तरंग दैर्ध्य किसे कहते हैं? तरंग संचरण की दिशा में माध्यम के किसी कण के एक पूरा कंपन किए जाने पर तरंग जितनी दूरी तय करता है उसे तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसे लैम्डा से डिनोट करते हैं। जैसे कि यदि पानी तथा कांच के परम अपवर्तनांक 4/3 तथा 3/2 है, तो पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना है। तो पानी के सापेक्ष कांच का निकालना है, यानी कि वाटर और ये ग्लास का। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, तो पानी का अपवर्तनांक ये डब्ल्यू हो गया क्योंकि वाटर है 4/3, कांच का अपवर्तनांक यानी ग्लास है तो 3/2। ठीक है, मैं इसी तरीके से याद करता था। अब पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी डब्ल्यू एन जी के अकॉर्डिंग देखना है इसमें, तो 3/2 ऊपर रहेगा और 4/3 नीचे रहेगा। तो जो भी आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या काटेंगे इसको, तो 9/8 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 9/8। जैसे कि घरेलू वायरिंग में अर्थ पावर जो वायर होता है उसका रंग कैसा होता है? तो जो अर्थ होता है वो कितना ग्रीन रंग का होता है। तो आप इससे याद कर सकते हैं, जो अर्थ होती है वो ग्रीन होती है, यानी अपनी पृथ्वी जो है पूरा जो पृथ्वी है वो हरा रंग का है। देखिए घरेलू वायरिंग में 3 प्रकार के तार होते हैं, जिसे विद्युमय या जीवित, उदासीन या भूतार कहते हैं। और विद्युतमय तार जो लाल रंग का होता है वो उदासीन तार काले रंग का, और भूतार सामान्यतः हरे रंग का होता है। ठीक है, जो लाल रंग का होता है ये विद्युतमय तार होता है, उदासीन जो तार होता है वो काला होता है, और भू तार यानी जो अर्थ वाला होता है वो हरे रंग का होता है। विद्युतमय तार से धारा प्रवाहित होती है, उदासीन तार धारा को वापस ले जाती है, और भू तार का संपर्क पृथ्वी से होता है। तथा दूसरी तरफ ये उपकरणों की चालक बॉडी से जुड़ा होता है। विद्युत यानी बॉडी में उतर जाए तो उसके माध्यम से आवेश पृथ्वी में चला जाता है, और उपकरण का उपयोगकर्ता झटके यानी शॉक लगने से बच जाता है। अतः भूतार सुरक्षा का एक साधन है। जैसे कि 4 नंबर क्वेश्चन है, किरचॉफ का धारा संबंधी नियम किसके संरक्षण से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी, ये आवेश से संबंधित है। देखिए आपको अगर साइंस में अच्छे नंबर लाना है तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। मैंने कुछ वीडियोस कराए हुए हैं एनसीईआरटी के, आप देख लीजिएगा। बाकी मैं जल्द ही एनसीईआरटी की बुक्स है वो कंप्लीट करा दूंगा साइंस के। देखिए किरचॉफ का धारा संबंधी नियम आवेश के संरक्षण के नियम पर आधारित है। 1845 में किरचॉफ ने विद्युत परिपथों में वोल्टता एवं धारा संबंधी 2 नियम प्रतिपादित किए थे। ये दोनों नियम संयुक्त रूप से किरचॉफ के परिपथ के नियम कहलाते हैं। ये नियम विद्युत परिपथों के लिए वस्तुतः आवेश संरक्षण एवं ऊर्जा संरक्षण के नियमों से भिन्न होते हैं। देखिए किरचॉफ के धारा के नियम के अनुसार किसी नोड या जंक्शन की तरफ जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग तथा उस नोड से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग बराबर होता है। देखिए आई, यहाँ से देखिए आप आई और I2, आई और I4, ये रहा आई और ये I4, ये इस तरफ आ रही है धाराएं, तो ये प्लस होगा I3 और I2 के योग के बराबर इस तरीके से। और जब इसको आप पक्षांतर करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि 5 नंबर क्वेश्चन है, ये बाइनरी संख्या दी गई है, बाइनरी नंबर के तुल्य दशमलव संख्या क्या होगी? देखिए यहाँ पे इसको निकालने का तरीका क्या है, अब देखिए इसको 1101 लिख लिया, 1101। ठीक है, अब पीछे से 2 की पावर में चलना है 0 से, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। अब इन सब की वैल्यू लिखनी है और बस मल्टीप्लाई करना है। 2 की पावर 0 का मान 1 हो गया, 2 की पावर 1 का मान 2 हो गया, अब ऐसे 2 की पावर 3 का मान
8 हो गया, तो 8 4 और 1, तो ये हो गया आपका 13। आंसर नंबर सी आ जाएगा इसका आंसर। देख सकिए छठा क्वेश्चन है, रेशम पालन क्या कहलाता है? तो ये आपका होता है सेरिकल्चर। ठीक है, एपीकल्चर क्या होता है? मधुमक्खी पालन होता है। देखिए यहाँ पे आपको दिखाया गया, तो कच्चा रेशम बनाने के लिए रेशम के कीटों का पालन सेरिकल्चर कहलाता है। रेशम उत्पादन का आशय बड़ी मात्रा में रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम उत्पादक जीवों का पालन करना होता है। पिसीकल्चर मत्स्य पालन के लिए होता है, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन के लिए होता है, और एग्रीकल्चर कृषि कार्य के लिए होता है। जैसे कि प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखने वाले समस्त जीवधारी क्या होते हैं? तो ये देखिए आपके ऑप्शन नंबर बी, ये एक कोशीय तथा यूकेरियोटिक होते हैं। जो प्रोटिस्टा होता है इसमें सभी जीव एक कोशिकीय और यूरोकेटिक होते हैं। इसमें पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है। ये स्वतंत्र जीवी, परजीवी तथा स्वपोषी सभी प्रकार के हो सकते हैं। आपको थोड़ा सा किंगडम पढ़ना पड़ेगा इसमें, जो WHO वेटेकर ने दिया था। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक बीजों के अंकुरण से संबंध रखता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फाइकोट्रोम। फाइटोक्रोम होता है जो बीजों के अंकुरण में सहायक होता है। ये क्लोरोफिल का संश्लेषण करता है। ये बीज के बढ़ने व उसके विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्लास्टोसाइनिन एक कॉपर युक्त प्रोटीन है जो विभिन्न प्रकार के पौधों में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषण से जुड़ी इलेक्ट्रॉन परिवहन प्रक्रिया में भूमिका निभाता है। जेंथोफिल ऑक्सीजन युक्त कैरोटीनाइड पिगमेंट का एक वर्ग है। ये प्रायः प्रकृति में पीले रंग के लिए जिम्मेदार होता है। अगला देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, वह ऊतक जो हड्डी यानी अस्थि को दूसरी हड्डी से जोड़ता है। तो हड्डी को हड्डी से जोड़ेगा तो इसे लिगामेंट बोलते हैं, याद रखिएगा, इसे बोलते हैं लिगामेंट। वह ऊतक जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है इसे लिगामेंट बोलते हैं, इसे हिंदी में स्नायु बोलते हैं। ठीक है, वह ऊतक जो पेशी को हड्डी से जोड़ता है यानी मसल को हड्डी से जोड़ता है उसे टेंडन बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, पेशियों को हड्डी से जोड़ेगा तो टेंडन होगा, और हड्डी को हड्डी से जोड़ेगा तो लिगामेंट कहलाएगा। उपकला ऊतक जंतु शरीर के त्वचा, खोखले अंतरांगों जैसे मुख, श्वसन नाल एवं रुधिर वाहिनिकाओं आदि के बाहरी तथा भीतरी भागों का रक्षात्मक आवरण बनाते हैं। देखिए वसामय ऊतक जो होते हैं, इसमें जो ऑप्शन दिए हैं उन सभी को एक्सप्लेन किया गया है। वसामय ऊतक, ये ऊतक त्वचा के नीचे पाया जाता है। ऊंट के कुबड़ में भी वसामय ऊतक का संचय होता है। यह ऊतक वसा संग्रह के अतिरिक्त तपरोधी परत की भांति कार्य करता है, तापरोधी परत की भांति। 10 नंबर क्वेश्चन है, बीजों का जरायुज यानी विविपेरस अंकुरण होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए ये होता है राइजोफोरा में होता है। तो बीजों का जरायुज यानी विविपेरस अंकुरण राइजोफेरा यानी जो मैंग्रोव होते हैं पौधों में पाया जाता है। प्राय बीजों की अंकुरित होने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। लवणीय दलदल में ऑक्सीजन की कमी होती है तथा बीज मात्र पौधे पर फल के अंदर रहते हुए भी अंकुरित हो जाते हैं। ये गुण पित्रस्त अंकुरण यानी विविपेरस कहलाता है। जैसे कि 11 नंबर क्वेश्चन है, ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो ये होता है जूल। ऑप्शन नंबर बी, ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक जूल है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो दो वस्तुओं के बीच उनके तापांतर के कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होती है, और इस स्थानांतरण के समय ऊष्मा जो होती है, ऊर्जा ही ऊष्मा कहलाती है। अतः ऊर्जा का मात्रक ऊष्मा का मात्रक होता है। दोनों ही बातें सेम होती है, ऊर्जा और ऊष्मा। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, यदि पी एफ तथा ए क्रमशः पी मीन्स दाब हो गया, एफ मीन्स बल हो गया, ए मीन्स क्षेत्रफल हो गया, तो किससे डिनोट करते हैं? आपको पता होगा ये आपका सूत्र है यानी फॉर्मूला है, इक्वल टू एफ अपॉन ए होता है। ये पी इक्वल टू एफ अपॉन ए। अब देखिए इसमें कहीं पे भी वेक्टर नहीं लगेगा, ध्यान रखिए। ये क्या है? देखिए पी इक्वल टू एफ अपॉन ए होगा, तो दाब एक अदिश राशि है, बल सदिश राशि है, और क्षेत्रफल अदिश राशि है। और एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं? दाब बोलते हैं। यानी एकांक क्षेत्रफल नीचे हो गया, ये क्षेत्रफल एफ अपॉन ए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, यदि 5 सेकंड में एक वस्तु का संवेग 10 मात्रक से बढ़कर 25 मात्रक होता है तो इस पर कार्यरत बल क्या होगा? देखिए सी इक्वल टू होगा, टी इक्वल टू दिया है 5 सेकंड, P1 यानी कि 10 किलोग्राम से 25 किलोग्राम हो गया, तो F इक्वल टू क्या होगा? P2 माइनस P1 यानी इनके बीच का जो ह्रास हुआ है 15 हुआ है, 5 से डिवाइड करेंगे 3 न्यूटन, यानी 3 न्यूटन का बल आ जाएगा। अब देखिए बल का आवेग, इंपल्स ऑफ फोर्स क्या होता है? यदि कोई बल किसी वस्तु पर बहुत कम समय तक कार्यरत रहे तो बल और समय के गुणनफल को उस वस्तु का आवेग कहते हैं। ये संवेग परिवर्तन के बराबर था, यानी संवेग परिवर्तन की दर यानी कि टाइम को क्या बोलते हैं? आवेग बोलते हैं। F इक्वल टू होता है डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। अगला देखिए, खाना बनाने के बर्तन में अम्बरक का उपयोग होता है क्योंकि, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला। देखिए खाना बनाने के बर्तन में
अम्बरक का उपयोग होता है क्योंकि ये ऊष्मा का सुचालक होता है। और विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। अम्बरक यानी माइका बोलते हैं, एक बहुउपयोगी खनिज है जो अगन्य तथा कायांतरित चट्टानों के खंडों के रूप में पाया जाता है। ये हल्के पीले एवं हरे काले रंग का होता है। अम्बरक ऊष्मा का सुचालक तथा विद्युत का कुचालक होता है। यही गुण इसके व्यापारिक महत्व का आधार है। इसी गुण के कारण इसका उपयोग खाना बनाने के बर्तन, बॉयलर, जैकेट के आवरण बनाने में किया जाता है। विद्युत यंत्र तथा उपकरण जैसे डायनेमो, आर्मेचर, हीटर, टेलीफोन के डायल बनाने में भी इसका यूज होता है। अगला देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री। और ये बहुत पूछा जाता है। देखिए पृथ्वी के चुंबकीय परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के मध्य बनने वाले कोण को नमन कोण या नति कोण कहते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री तथा विषुवत या भूमध्य रेखा पर नमन कोण का मान 0 डिग्री होता है। अगला देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में उत्पोद उपोत्पाद के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी जल है इसका। तो प्रकाश संश्लेषण में उपोत्पाद के रूप में मुख्य जो ऑक्सीजन है उसका स्रोत जल है। प्रकाश आश्रित प्रावस्था में उत्तेजित इलेक्ट्रॉनों द्वारा जल के अणुओं का हाइड्रोजन या व हाइड्रोक्सिल यानी OH आयनों में अपघटन हो जाता है। जिसे आपने H2O को अगर तोड़ेंगे तो H पॉजिटिव और OH निगेटिव आयन मिलेंगे। 4H पॉजिटिव को NADP ग्रहण करके NADPH2 में परिवर्तित हो जाता है। 4H पॉजिटिव प्लस NADP तो जो ये हो गया आपका 2NADPH2 यानी निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। अब जो 4OH नेगेटिव है संगठित होकर पानी व ऑक्सीजन बनाते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं 4OH है, इसे आपका पानी में चेंज किया, ऑक्सीजन जो है मुक्त हो गई। ठीक है, ऑक्सीजन वायु में मुक्त हो जाती है, इलेक्ट्रॉन वापस क्लोरोफिल में चले जाते हैं। स्पष्ट O2 की विमुक्ति जल से ही होती है। अगला देखिए रक्त का वह घटक जो रक्त वाहिनियों में उसके थक्का बनने को रोकता है। देखिए बहुत क्वेश्चन ये पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हेपेरिन। देखिए रक्त का वह घटक जो संपूर्ण रक्त वाहिनियों में रक्त को थक्का बनाने में रोकता है उसे हेपेरिन कहते हैं। लाल रुधिर कणिकाओं यानी जो आपकी आरबीसी होती हैं, लौह युक्त प्रोटीन इसमें Fe पाया जाता है, इसे हेमोग्लोबिन कहते हैं। प्रतिरक्षा यानी एंटीबॉडीज और एंटीजन विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं। एंटीजन प्रतिजन लाल रुधिर कणिकाओं की कला में तथा प्रतिरक्षी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। अब देखिए थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन की सहायता से रक्त का थक्का बनाता है। तो ये भी बनाता है फाइब्रिनोजन जो है थ्रोम्बिन, जो थ्रोम्बिन लिखा हुआ है ये फाइब्रिनोजन की सहायता से बनाता है रक्त का थक्का। ध्यान रखिएगा वो आपका हेपेरिन था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, लैंगरहैंस की दुपिकाएं इसमें से पाई जाती हैं। तो ये आपके अग्न्याशय में पाई जाती है, पैंक्रियाज में। ठीक है, लैंगरहैंस की दुपिकाएं अग्न्याशय में पाई जाती हैं। अग्न्याशय में एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं के समूह बिखरे रहते हैं, ये लैंगरहैंस द्वीप कहलाते हैं। लैंगरहैंस द्वीप की बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्रावन होता है जो यकृत में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचय करने का कार्य करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, एंजाइम रासायनिक रूप से क्या होते हैं? तो ये आपसे आपके प्रोटीन होते हैं। एंजाइम रासायनिक रूप से प्रोटीन होते हैं। एंजाइम जीवित कोशिकाओं में उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं। ये जैविक उत्प्रेरक होते हैं जो जैव रासायनिक क्रियाओं की गति को बढ़ा देते हैं। प्रत्येक एंजाइम अपने एक विशेष पीएच यानी 5 से लेकर 7.5 तक की सीमा के भीतर दक्षता पूर्वक कार्य करते हैं। पीएच मान की सीमा इससे कम या अधिक होने पर जैव रासायनिक अभिक्रिया की दूरी कम हो जाती है। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विटामिन बी है? ऑप्शन नंबर ए ये एस्कॉर्बिक एसिड होता है, वो एक विटामिन बी होता है। देखिए एस्कॉर्बिक अम्ल का सामान्य नाम विटामिन सी है। इसमें इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। इसका मुख्य स्रोत जो होता है खट्टे फल जैसे नींबू, टमाटर, सब्जियां, आलू या अन्य फल होते हैं। अगला देखिए 21 नंबर, प्राकृतिक रबर का एल्कलक क्या होता है, यानी जो मोनोमर क्या आता है इसका? तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका हो जाएगा ये नंबर, एल्कलक जो होता है आइसोप्रीन होता है। प्राकृतिक रबर एल्कलक का आइसोप्रीन यानी CH2 डबल बॉन्ड CH3 और CH डबल बॉन्ड CH2 होता है। प्राकृतिक रबर कुछ विशिष्ट जाति के रबर के पेड़ों से निकले लैक्टस से प्राप्त किया जाता है। शुद्ध प्राकृतिक रबर मृदु होती है। रबर को उपयोगी बनाने के लिए उसे सल्फर के साथ गर्म करते हैं जिसे वल्कनित रबर कहते हैं। रबर औद्योगिक क्षेत्र का एक बहुत उपयोगी पदार्थ है। जैसे कि 22 नंबर, सर्वाधिक क्वथनांक वाला यौगिक कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एन पेप्टेन। एन पेंटेन देखिए सर्वाधिक क्वथनांक वाला एन पेंटेन है।
एन एल्केनों के क्वथनांक इनके अणु में कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने के साथ बढ़ते हैं। एन एल्केनों के क्वथनांक उनके समावायी शाखित श्रृंखला एल्केनों के क्वथनांकों से ऊंचे होते हैं तथा अणु में शाखाओं की संख्या बढ़ने के साथ क्वथनांक घटते हैं। जैसे ब्यूटेन, पेप्टेन, सम समवयवियों के क्वथनांकों का क्रम देखिए। ब्यूटेन जो है इसका क्वथनांक ज्यादा होगा आइसोब्यूटेन से, और पेंटेन का आइसोपेंटेन से ज्यादा होगा, और आइसोपेंटेन का न्यूपेंटेन से ज्यादा होगा। गलत देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन है, एरोमेटिक यौगिकों के अणुओं में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो ऑप्शन नंबर सी ये होती है 4n+2। अब देखिए एरोमेटिक यौगिक अणुओं में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4n+2 होती है। जहां 4n+2 विस्थापित पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये नियम 4n+2 हैकेल का नियम कहलाता है। जहां n की वैल्यू क्या होती है, 0 से लेके अनंत तक जा सकती है, 0, 1, 2, 3 आदि कोई भी पूर्णांक हो सकता है। उदाहरण के लिए जैसे बेंजीन है, बेंजीन में 6 विस्थापित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो 4n+2 नियम के अनुसार एरोमेटिक लक्षण प्रदर्शित करने के लिए अणु द्वारा हैकेल नियम का पालन करना आवश्यक होता है। देखिए यहाँ पे आप अगर यहाँ पे 6 रखेंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन करेंगे तो ये 2 से माइनस होगा 4 और इनकी वैल्यू आ जाएगी 1, यानी बेंजीन एक एरोमेटिक यौगिक है, एक एरोमेटिक यौगिक। अगला देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के अल्फा कण कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोजा गया था, तो क्या खोज की गई थी? देखिए ऑप्शन नंबर ए, ये परमाणु में नाभिकों की खोज की गई थी। देखिए रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप नाभिक, जो परमाणु में नाभिक होता है, उसकी खोज हुई थी। परमाणु की आंतरिक संरचना के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए इंग्लिश भौतिक वैज्ञानिक अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्रों पर, यानी सोने की जो पन्नी थी उस पर अल्फा कणों की बमबारी की। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से ये निष्कर्ष निकाला गया कि परमाणु कुल धनावेश और लगभग समस्त द्रव्यमान परमाणु के केंद्र में एक अतिसूक्ष्म स्थान में संचित है, जिसे परमाणु का नाभिक कहते हैं, जिसे न्यूक्लियस बोलते हैं। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विषमांगी मिश्रण नहीं है? तो आपका हेट्रोजेनियस मिक्सचर कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन होगी हवा जो है। बाकी ये क्या है, सभी विषमांगी मिश्रण है, दूध, दुआ और जेली। देखिए वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में उसके अवयवी पदार्थों का संगठन एवं गुण एक समान होता है, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। इस प्रकार के मिश्रण के अवयव को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। जैसे चीनी का जल हो गया, विलेन मतलब चीनी के जल का विलेन हो गया, पीतल हो गया और कांच हो गया, ये समांगी मिश्रण है। हवा जैसे गैस समांगी मिश्रण का सबसे उत्तम उदाहरण है। अब देखिए, जबकि दूध यानी जल, प्रोटीन, वसा का मिश्रण है। रक्त, धुआं, जेली, बादल, बारूद, मिट्टी आदि विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि इनके कणों के गुण एक समान नहीं होते हैं तथा इन कणों के अवयवों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। अगला देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का अवयव है? तो कौन सा नहीं है इसमें पूछा गया। देखिए जब एग्जाम हॉल में बैठिएगा तो नहीं वाले पे गोला कर दीजिएगा, उससे आराम रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन गलत बहुत होते हैं। तो कोक जो है आपका पेट्रोलियम का अवयव नहीं है। बाकी देखिए पेट्रोल, पैराफिन, मोम, स्नेक तेल, ये सभी आपके पेट्रोलियम पदार्थ हैं। देखिए पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन और ईंधनों का एक प्रमुख स्रोत है। पेट्रोल, केरोसिन, डीजल आदि अत्यंत उपयोगी एवं महत्वपूर्ण ईंधन पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं। ईंधन के अतिरिक्त पेट्रोलियम से कई उपयोगी विलायक जैसे स्नेक तेल, पैराफिन, मोम, कोल तार, प्राकृतिक गैस, अन्य उपयोगी पदार्थ भी प्राप्त होते हैं। कोक पेट्रोलियम का अवयव नहीं है, ये एक कठोर काला सरंध्र पदार्थ है जो कोयले के अनॉक्सी दहन द्वारा प्राप्त किया जाता है। ये कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, इसका उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण व कई धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। नेक्स्ट देखिए 27वां क्वेश्चन है, एक धातु एम अम्लों से क्रिया पर हाइड्रोजन मुक्त नहीं करता, परंतु ऑक्सीजन से क्रिया कर एक काले रंग का यौगिक देता है। तो एम की पहचान करनी है, तो ये हो जाएगा कॉपर, Cu। ठीक है, Cu जो है अम्लों से क्रिया कर हाइड्रोजन मुक्त नहीं करता है। कॉपर को वायु या ऑक्सीजन में तेज गर्म करने पर काले रंग का क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2S, Cu2O और क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO यौगिक बनाता है, जिसे आप क्रिया देख सकते हैं इसमें। जबकि इस जो सोडियम होता है, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। देखिए आप H2SO4 से किया तो H2 इसमें से निकल गई। जैसे Ca है, कैल्शियम भी अपना HCl से क्रिया करेगा तो H2 निकल जाएगी। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम है? तो ऑप्शन नंबर सी देखिए 16 ग्राम ऑफ CH4, यानी 16 ग्राम ऑफ, ये आपका मेथेन का हो गया। ठीक है, तो अणुओं की संख्या कैसे निकाली जाती है? पहले द्रव्यमान जो भी भार में और फिर परमाणु भार का भाग दिया जाता है। तो देखिए CH4 का परमाणु भार कितना हो गया? तो ये C का होता है 12 और H का होता है 1, तो 4 × 4 और 12
तो 4 16 हो गया, तो 16 में जब 16 का भाग देंगे तो 1 आएगा, ठीक है। इसी हिसाब से CO2 का भी बाहर निकलना है, 12 × 16 गुणे 2, 32 और 12 44 हो गया, 16 में 44 का भाग देंगे 0.36 हो जाएगा। ऐसे ही O2 का निकालेंगे और N2 का निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किसका आया, मेथेन का, CH4 का। नेक्स्ट देखिए, और ये आपका अधिकतम संख्याओं का घटता हुआ क्रम लिखा होगा। अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है, एथिलीन और एसिटिलीन को प्रयोगशाला में इनमें से किसके द्वारा विभेदित किया जाता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी वाला, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये टॉलरेंस अभिक्रिया होती है, ये वाली लिख लीजिए। प्रयोगशाला में एथिलीन और एसिटिलीन को टॉलेन अभिकर्मक यानी अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट विलयन द्वारा विभेदित किया जाता है। एसिटिलीन अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट विलयन यानी टॉलेन अभिकर्मक के साथ सिल्वर एसिटिलाइड का सफेद अवक्षेप बनाती है। ये देखिए आप क्रिया देख सकते हैं इसमें, सिल्वर एसिटिलाइड सफेद अवक्षेप बना हुआ है ये, ठीक है। जबकि एथिलीन टॉलेन अभिकर्मक के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती है। देखिए आप देख सकते हैं, थोड़ा सा नॉइज आएगा क्योंकि थोड़ा काम हो रहा है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए यौगिकों में किस यौगिक में ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या +2 है? देखिए आपको सभी ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। इसमें वैसे ऑप्शन नंबर बी OF2 है। देखिए यहाँ पे आपकी ऑक्सीजन संख्या जो है आपको याद करनी पड़ेगी कुछ यौगिकों की, और 30 तक तो आपको नंबरिंग में आपको तत्व याद करने पड़ेंगे, जिससे आपको काफी आसानी होगी। अब यहाँ पे O की निकालनी है, तो F का क्या हो जाएगा, -1 होता है ऑक्सीजन संख्या, तो 2 × 2 यानी माइनस का 2 और उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी x की वैल्यू आ जाएगी +2। तो सामान्यतः ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या -2 होती है, ठीक है। तो यहाँ से आपके देखिए 30 क्वेश्चन जो थे वो साइंस के कंप्लीट हो गए। अगले वीडियो में आपको जो 2020 में हुआ था पेपर उसका कराएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा। इसका मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, हर एक पेपर का इंडिविजुअल यानी हर एक सब्जेक्ट के हिसाब से मैं आपको ईयर वाइज जो भी आपके पेपर हुए हैं, अभी यूपीटेट का भी करा देंगे, बाकी सीटेट का भी करा देंगे, क्योंकि कई क्वेश्चन जो होते हैं आपको एक साथ देखने को मिल जाते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।